तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है बेडसोर एंड इट्स मैनेजमेंट। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेडसोर के बारे में एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो बेडसोर क्या है? बेडसोर को अपन क्या क्या बोलते हैं? तो बेडसोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर एंड डायबिटियस अल्सर। प्रेशर को अपन बेड सोर को अपन तीन नाम से जानते हैं। कौन कौन से? तो प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर और डायबिटियस अल्सर। तो ये कहाँ होता है? तो लोकलाइज इंजुरी टू स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू। ठीक है, तो ये जो बेड सोर होता है वो स्किन में होता है, जो सुपरफिशियल स्किन होती है वहां से वो चालू हो जाता है। कॉज बाय प्रोलॉन्ग प्रेशर। ये किस वजह से होता है? तो प्रोलॉन्ग प्रेशर मतलब एक जगह कंटिन्यू रहना, वही प्रेशर मतलब वही टिश्यू के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। ठीक है, तो कॉमन इन बेड रिडन एंड इमोबिलाइज पेशेंट। ये जो बेड सोर होता है वो कॉमनली किस पेशेंट को होता है? तो बेड रिडन और इमोबिलाइज पेशेंट। तो इसकी जो कॉमन साइट्स क्या क्या है? कॉमन साइट्स तो है सैक्रम, हिल्स, एल्बो, हिप्स, एंकल्स एंड ऑक्यूपिट्स। ठीक है, तो ये जो कॉमन साइट्स है कौन कौन से? सैक्रम, हिल्स, एल्बो, हिप्स, एंकल्स एंड ऑक्सीपिट। ये कुछ कॉमन साइट्स हैं जिसमें कि मोस्टली बेड सोर्स पाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे इसमें देख रहा होगा आपको, ये बैक ऑफ द हेड, देन शोल्डर्स, एल्बोज, लोअर बैक ऑफ द बटक्स, हिप्स, इनर नीज एंड हिल्स। ये जो प्रेशर्स है, ये जो साइड्स है, ये वो साइड्स है जिसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने के कारण वह ऐसा होता है तो बेड सोर क्रिएट हो जाता है। ये और कुछ प्लेसमेंट्स और प्रेशर अल्सर्स की कुछ पोजीशन से या साइड से ये भी आप चेक कर सकते हैं। देन ये भी कुछ कॉमन साइड्स है, ये भी आप देख सकते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ बेड सोर। तो मेनली बेड सोर होता क्या है? तो बेड सोर एक प्रेशर इंजुरी है जिसमें कि लोकलाइज डैमेज टू द स्किन। जो स्किन के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको क्या करता है? डैमेज करता है। ठीक है, स्किन के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको डैमेज करता है। क्यों डैमेज करता है? तो डैमेज इसलिए करता है कि जिस एरिया पे प्रोलॉन्ग प्रेशर बढ़ता है, प्रोलॉन्ग प्रेशर बढ़ने के कारण वहाँ के टिश्यू और वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वहाँ टीयरिंग होना चालू हो जाता है। जब टीयरिंग होना चालू हो जाता है तो वहाँ के टिश्यू को लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ नेक्रोसिस क्रिएट होना चालू हो जाता है। जहाँ नेक्रोसिस होता है फिर वहाँ क्या होता है? वुंड क्रिएट हो जाता है। तो उस वुंड को बोलते हैं प्रेशर इंजुरी। ठीक है, तो प्रेशर इंजुरी मीन्स क्या है? कि एक localized damage skin underline the soft tissue usually over a bony prominent due to pressure or pressure in combination with the shear। ठीक है, दो causes of बेड सोर। बेड सोर के क्या क्या कॉजेस है? तो मेन कॉज जो है वो प्रोलॉन्ग प्रेशर मतलब बहुत टाइम से कंटिन्यू एक ही जगह या एक ही प्रेशर पे बैठे रहना। देन फ्रिक्शन, देन शेयर फोर्स, इधर उधर खर्चट रहा है। ठीक है, मॉइस्चर, बहुत सारा गीलापन वहाँ है। पुअर न्यूट्रिशन, खाने में बहुत सारी चीजें कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। देन पुअर हाइजीन, वहाँ का हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। रिड्यूस द ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ पे जिस टाइप का सर्कुलेशन चाहिए ब्लड का वो सर्कुलेशन वहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देन कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हैं जैसे कि पैरालिसिस है पेशेंट। जब पैरालिसिस है पेशेंट तो कंटिन्यूसली प्रेशर पे रहेगा, बेड रिडन रहेगा। देन ओल्ड एज पेशेंट्स, देन डायबिटीज वाले जिसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। देन अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, अनकॉन्शियस जिसको पता ही नहीं है कौन सी साइड लेना है क्या लेना है। देन ओबिसिटी वाले, देन माल न्यूट्रिशियस पेशेंट। ये कॉमन कॉजेस है जो मेन कॉज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है
जिसके कारण बेड सोर होने के क्या होता है, चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। देन आते हैं रिक्स फैक्टर, किनको रिक्स है बेड सोर होने के चांसेस है या रिक्स है। तो पेशेंट इज हाई रिक्स, जैसे हाई रिक्स में आईसीयू के पूरे पेशेंट्स, क्योंकि वो मोस्टली बेड रिडन ही होते हैं और उसको बेड से बाहर अपन नहीं भेज सकते। देन बेड रिडन पेशेंट्स, देन स्पाइनल इंजुरी पेशेंट, जिनको स्पाइनल इंजुरी इमोबलाइज पेशेंट होते हैं वो भी है, स्ट्रोक पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स एंड पेशेंट विद इनकॉन्टिनेंस, मतलब यूरिन के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है, बार बार यूरिन जा ही रही है। तो ये जो पेशेंट्स है इनको बहुत रिस्क होती है, प्रेशर अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी, मतलब बेड सोर कैसे डेवलप होता है। तो पेशेंट ऐसे डेवलप होता है कि कंटिन्यू प्रेशर ऑन स्किन के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर बना रहता है, जिसके कारण वहाँ के टिश्यू या सेल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो वहाँ के टिश्यू इश्यमिया हो जाता है। इश्यमिया होने के कारण वहाँ के सेल में डेथ डेवलप हो जाती है, मरने के लिए रेडी हो जाती है। देन उसके बाद वहाँ की स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है एंड वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं बेड सोर। ठीक है। देन उसका रिजल्ट एक ही मिलता है, इन्फेक्शन, नेक्रोसिस और डिले हीलिंग। देन स्टेजेस ऑफ बेड सोर, सबसे पहले स्टेज में आपको क्या दिखने को मिलता है, तो रेडनेस, स्किन इंटैक्ट और नॉन ब्रांचेबल एरिथमिया, ये तीन चीजें जिसमें है तो इसको मान लो फर्स्ट स्टेज का बेड सोर है। ये प्रिवेंटेबल है, जल्दी इसकी केयर किया तो ये प्रिवेंट हो सकता है। फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने के बहुत सारे चांसेस कम होते, बट उसको क्या करना पड़ता है, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स या ट्रीटमेंट केयर करनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, तो रेडनेस हो जाता है, स्किन इंटैक्ट हो जाती है और नॉन ब्रांचेबल इरिथमियाज वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। देन स्टेज 2 में क्या है ना, पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस, थोड़ी सी स्किन लॉस हो जाती है। देन ब्लिस्टर और शैलो अल्सर वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, स्टेज 2 में क्या हो जाता है, तो पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस, स्किन थोड़ी सी लॉस हो जाती है और वहाँ पे ब्लिस्टर अल्सर फॉर्म हो जाता है। देन स्टेज 3 में क्या होता है, तो फुल थिकनेस स्किन लॉस, पूरी की पूरी स्किन लॉस में चली जाती है और अपन को फैट दिखना चालू हो जाता है। देन उसके बाद स्टेज 4 में मसल्स एंड बोन तक जाता है, वो अपने को दिखता है, वो बहुत डीप वुंड हो जाता है। देन बेड सोर का असेसमेंट आप कैसे करोगे, तो पेशेंट असेसमेंट, स्किन का आप इंस्पेक्शन करोगे, स्किन देखोगे किस टाइप का है, कैसे है। देन उसके बाद न्यूट्रिशनल असेसमेंट आप देखोगे कि उसके खाना खाने का पैटर्न कैसा है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है। देन मोबिलिटी असेसमेंट, उसकी मोबिलिटी आप चेक करोगे कैसा मोबिलाइज होता है या नहीं होता है। देन पेन असेसमेंट, इनकेस उसको पेन है तो क्या चल रहा है क्या नहीं है वो भी आपको देखना है। देन मॉइस्चर और इनकॉन्टिनेंस असेसमेंट भी आपको पेशेंट का करना है। तो ये 5 असेसमेंट आपको पेशेंट को करने हैं, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को बेड सोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन ब्रैडन स्केल के अकॉर्डिंग आप क्या क्या देखोगे, ब्रैडन स्केल आप किस लिए यूज करते हैं, तो असेस द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर की कितनी रिस्क है उसके कारण अपन को वहां से पता चल जाता है, या अपन वो रिस्क, प्रेशर अल्सर की रिस्क को असेस करने के लिए ब्रैडन स्केल का यूज करते हैं। तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स अपन देखते हैं, तो सेंसरी परसेप्शन आप उसमें देखते हो, देन मॉइस्चराइजेशन पेशेंट को देखते हो, एक्टिविटी देखते हो, मोबिलिटी देखते हैं पेशेंट का, न्यूट्रिशन, फ्रैक्शन एंड शेयर, ये 6 पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। तो सेंसरी परसेप्शन आप देखा जाता है, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शेयर। देन साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या दिखते हैं जिसमें आप बोल सकते हो पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस है या हो रहा है। तो क्लिनिकल फीचर्स आप देखते हो, मोस्टली रेडनेस आता है पेशेंट को, वहाँ की स्किन पूरी रेड रेड होने लगती है। देन वहाँ दर्द होने लगता है, पेन भी होता है, स्वेलिंग भी आने लगती है, सूजन भी आने लगती है, वहाँ की स्किन डिस्कलरेशन भी हो सकती है। डिस्कलरेशन इसलिए हो जाती है
क्योंकि वहाँ की क्या होता है ना, सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। देन वहाँ ब्लिस्टर भी फॉर्म हो जाता है। देन ओपन वुंड, वुंड भी ओपन हो जाता है, पस निकलने लगता है। देन फीवर, बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्टेड हो गया तो पेशेंट को बुखार भी आ सकती है। देन इसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, तो रिपोजिशनिंग, टर्न पेशेंट एवरी 2 आवर, हर 1-2 घंटे के बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को टर्न करते रहना है, पोजीशन पेशेंट को देना ही देना है। देन स्किन केयर, कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, पेशेंट की स्किन क्लीन एंड ड्राई रखना है, उसकी हाइजीन भी मेंटेन करना है। देन मॉइस्चराइजेशन भी प्रॉपरली मेंटेन करना है। देन न्यूट्रिशन में पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन भी पेशेंट को देना है। देन प्रेशर रिलीविंग डिवाइस भी आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आप एयर मैट्रेस, कुशन या फॉर्म पैड्स, इसमें से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। देन मोबिलिटी, इनकरेज टू मूवमेंट, देखिए इनकरेज करना है मूवमेंट। देन टर्निंग शेड्यूल ये ऐसे बना है जैसे कि 8 से 10 बजे तक सुपाइन पोजीशन पे रखा, देन 10 से 12 लेफ्ट साइड कर दिया, देन 12 से 2 राइट साइड, देन 2 से 4 सुपाइन, देन फिर से 4 से 6 लेफ्ट साइड, देन 6 से 8 राइट साइड, देन 8 से 10 सुपाइन, देन 10 से 12 लेफ्ट साइड, देन 12 से 2 राइट साइड, देन 2 से 4 सुपाइन, देन 4 से 6 लेफ्ट साइड, देन 6 से एक राइट साइड। आप इस टाइप का शेड्यूल आप प्रॉपरली अपने पेशेंट के लिए बना सकते हैं। टर्निंग शेड्यूल स्ट्रिक्टली एवरी 2 आवर्स लिए आपको फॉलो करना है। जब भी आप ये फॉलो करोगे तो मोस्टली चांसेस होते हैं पेशेंट के बोलसर रिकवरी होने का। देन न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन का हीलिंग में भी। तो इसेंशियल न्यूट्रिशन मतलब आप उसमें मोस्टली हाई प्रोटीन डाइट्स पेशेंट को उसमें देना है, क्योंकि जो स्किन होती है उसको हील होने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। देन विटामिन सी आपको इंपॉर्टेंट है, जिंक, आयरन, कैलोरीज एंड फ्लूइड्स, इसका भी इंपॉर्टेंस है, ये भी हाई रेट में होना चाहिए। देन रिकमेंडेड फूड जैसे कि मिल्क आप रिकमेंडेड कर सकते हो, एग में रिकमेंडेड कर सकते हो, पल्सेस खाने के लिए बोल सकते हो, फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल, इसमें से कोई भी चीज़ आप खाने को पेशेंट को बोल सकते हो, जिसके कारण प्रॉपर पेशेंट को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, हाइड्रेशन भी मिलेगा, तो रिकवरी होने में ज़्यादा चांसेस पेशेंट के रहेंगे और हेल्प भी होगा। देन मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट इनका वुंड क्लीनिंग, वुंड आपको क्लीनिंग करते रहना है, देन विथ नॉर्मल सलाइन क्लीनिंग, ठीक है। देन ड्रेसिंग, हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग भी आप कर सकते हैं, फ्रॉम ड्रेसिंग भी, एलिगेंट ड्रेसिंग भी, इसमें से कोई भी आप ड्रेसिंग चूज कर सकते हैं। देन मेडिकेशन में आप एंटीबायोटिक्स देना है पेशेंट को, पेन रिलीविंग मेडिसिन भी पेशेंट को देना है। अदरवाइज आप डिब्राइडमेंट भी कर सकते हैं, रिमूवल डेड टिश्यू, डिब्राइडेड मतलब जो भी डेड टिश्यू होए वहाँ पे उसको आपको रिमूव करना है। देन सर्जरी में आप स्किन ग्राफ्टिंग या फ्लैप सर्जरी इन सीवियर केसेस में भी ज़्यादा ही है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इस टाइप का ड्रेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज असेस स्किन डेली, नर्सिंग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्किन पेशेंट की डेली असेस करनी ही करनी है। देन मेंटेन हाइजीन, आपको हाइजीन भी मेंटेन करना है पेशेंट का। देन चेंजेस पेशेंट पोजीशन रेगुलरली, पेशेंट की जो पोजीशन है वो रेगुलर बेसिस पे भी चेंजेस करना है, क्योंकि पोजीशन चेंज करना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी ज़्यादा फैक्टर, ये जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको बेड सोर हीलिंग होने में। देन न्यूट्रिशन मॉनिटर, आपकी न्यूट्रिशन भी प्रॉपरली मॉनिटर करना है, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, देन एजुकेट फैमिली मेंबर्स, देन प्रिवेंट इन्फेक्शन। देन डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड जैसे साइज ऑफ अल्सर, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या करना है, साइज कितना है, कौन से स्टेज में पेशेंट है, ड्रेनेज, ड्रेसिंग और पेशेंट का क्या क्या रिस्पॉन्स है। देन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन जो है, जैसे इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली नहीं गया तो इन्फेक्शन होने की चांसेस है, ऑस्टियोमोलाइटिस भी होने की चांसेस है, सेप्सिस भी, गैंग्रीन भी या डिले हीलिंग भी हो सकता है, और क्रोनिक पेन भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। देन पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन के क्या क्या पॉइंट्स पेशेंट को फैमिली को बताना है,
तो इम्पोर्टेंस ऑफ रीपोजिशनिंग, पोजीशन के बारे में पेशेंट की फैमिली और पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है। स्किन इन्फेक्शन डेली, आपको स्किन की इन्फेक्शन डेली करना है। देन प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, ठीक है। मेंटेन हाइजीन, प्रॉपरली मेंटेन हाइजीन मेंटेन करना है। देन यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस भी यूज करना है। फॉलो ट्रीटमेंट रेगुलरली, क्या क्या करना है तो आपको पेशेंट को और फैमिली को बताना है। किसके बारे में, तो रिपोजिशन के बारे में, पेशेंट को कैसे पोजीशन देना है, कितने आवर्ली चेंज करना है, कौन से साइड करना है। देन स्किन कैसे आपको चेक करना है, डेली क्या चेक करना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से टाइम पे खाना है, कितना खाना है कितना पीना है, ये सब चीज़ आपको पेशेंट को और उसके फैमिली को बताना है। हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, क्लीनिंग कैसे करना है, ड्रेसिंग कैसे करना है, ये भी आपको पेशेंट को बताना है। यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, ठीक है। देन फॉलो ट्रीटमेंट रेगुलरली। देन कंक्लूजन इसका यही है कि बेड सोर आर प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन, जो बेड सोर्स है वो प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है, मतलब इसको आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दोगे या पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर करोगे तो बेड सोर एक प्रिवेंट हो सकता है। देन अर्ली असेसमेंट एंड इंटरेक्शन आर इम्पोर्टेंट, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको पता चल गया तो आप क्या हो सकता है, आगे बड़ा होने से बचा सकते हैं। प्रॉपर नर्सिंग केयर इम्प्रूव हीयरिंग, और होने के बाद भी आप प्रॉपरली नर्सिंग केयर किया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पेशेंट की जो बेड सोर है वो हील हो जाए। दोन प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, आप उसको ट्रीटमेंट देने से अच्छा है कि आप पहले से ही पेशेंट को प्रिवेंट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक। ऐसी टॉपिक बने रहने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ भी चीज़ हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को बोल सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जो भी चीज़ हो। थैंक यू सो मच।